प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अरस्तू का शिक्षा सिद्धांत लेक्चर नंबर 56। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं, क्या कहा है मैंने, जब हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के विचारों का अध्ययन करते हैं तो हमें एक सूत्र याद रखना है बेटा। क्या? कि राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मूल अवधारणाएं तो वो ही रहती हैं, परंतु उन पर चलता रहने वाला चिंतन मनन समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि राजनीतिक चिंतन में मूल अवधारणा तो वही रहती हैं। मतलब जैसे आज हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा है, न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है, कानून है, ये मूल अवधारणा तो वही रहती हैं। शिक्षा के बारे में प्लेटो ने भी बताया है, अपने विचार दिए। शिक्षा के बारे में अरस्तू भी अपने विचार दे रहे हैं। शिक्षा के बारे में आधुनिक समय के विचारक भी अपने विचार दे रहे हैं। तो मूल अवधारणा शिक्षा है। न्याय के बारे में प्लेटो ने भी चर्चा की है। प्लेटो का न्याय नैतिक न्याय था। न्याय की चर्चा आज भी की जाती है। आज का न्याय कानूनी न्याय है। अब मूल अवधारणा न्याय होगी तो इस तरीके से स्वतंत्रता, समानता, कानून, बंधुता, न्याय, शिक्षा, ये ढेरों अवधारणाएं हैं। तो ये मूल अवधारणाएं तो वही रहती हैं, लेकिन इन पर चलता रहने वाला चिंतन मनन ये समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। शिक्षा के बारे में प्लेटो अरस्तू ने क्या कहा, अलग बात है। मध्ययुग में कुछ कहा गया, अलग बात है। आधुनिक समय में कुछ कहा जा रहा है, अलग बात है। मतलब समय और परिस्थिति के हिसाब से इन अवधारणाओं का अर्थ, अभिप्राय बदलता रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन मूल अवधारणा वही रहेंगी। इनका नए सिरे से आविष्कार नहीं करना है। शिक्षा की अवधारणा प्राचीन समय में थी, मध्ययुग में भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। है इसी तरीके से न्याय की अवधारणा है, स्वतंत्रता की अवधारणा है, समानता की अवधारणा है, अधिकार की अवधारणा है, कर्तव्य की अवधारणा है। तो मूल अवधारणाएं तो वही रहती हैं, लेकिन उन पर चलता रहने वाला चिंतन मनन समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आज हम चर्चा करेंगे अरस्तू का शिक्षा सिद्धांत। बेटा डेफिनेटली देखा जाए तो शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से राष्ट्र राज्यों में, पूरे विश्व में किसी भी प्रकार का कैसा भी परिवर्तन किया जा सकता है। ये बात पूर्णतया सत्य है। ये आपको नोट करना है कि शिक्षा के द्वारा हम जैसा चाहें वैसा परिवर्तन अपने राष्ट्र राज्य के नागरिकों में, अपने राष्ट्र राज्य के लोगों में, अपने राष्ट्र राज्य की जनता में कर सकते हैं। जैसा परिवर्तन करना चाहिए वैसा परिवर्तन कर सकते हैं। बस शिक्षा का पाठ्यक्रम उचित, श्रेष्ठ, सही होना चाहिए। तो अरस्तू का शिक्षा सिद्धांत क्या है? अरस्तू के शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? अरस्तू के शिक्षा सिद्धांत के कार्य क्या हैं? अरस्तू की क्या शिक्षा योजना है और अरस्तू के शिक्षा सिद्धांत की क्या विशेषताएं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमने नंबर 1 पहले भाग के अंतर्गत चर्चा करेंगे अरस्तू के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अब आज का लेक्चर इतना महत्वपूर्ण, इसको समझना है आपको। दूसरा जो भाग है वो अरस्तू के अनुसार शिक्षा की क्या कार्य, शिक्षा के कार्य क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। तीसरे भाग के अंतर्गत आज के लेक्चर का जो तीसरा भाग होगा वो होगा अरस्तू की शिक्षा योजना क्या है। 3 सप्तवर्षीय योजना बताई इन्होंने। जन्म से 7 वर्ष, 7 से 14, 14 से 21, 3 सप्तवर्षीय योजना। मतलब एक 7 वर्ष की योजना। तो 3 सप्तवर्षीय योजना बताइए हैं। जन्म से 7, 7 से 14, 14 से 21। ठीक है बेटा। और इसके बाद में चौथा जो भाग है इसमें हम अरस्तू के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं लेंगे। ये विशेषताएं अलग से कहीं नहीं आएंगी, पीछे हम 3 भागों के अंतर्गत जो समझेंगे उसके आधार पर ही अरस्तू के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं हम
निकालेंगे। तो बेटा अब हम इसका श्री गणेश करते हैं अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत का। अरस्तु के जो गुरु हैं वो कौन है बेटा? प्लेटो। तो प्लेटो ने भी अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत शिक्षा योजना प्रस्तुत की है और प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत मैंने आपको समझा दिया है। ठीक इसी प्रकार से प्लेटो के शिष्य अरस्तु, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के अंतर्गत शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया है। सबसे पहले अरस्तु ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, ये आपको नोट करना है, इसके अंतर्गत ये सब बातें आ जाती हैं। मैं तो ये कहूँगा आपको, इस व्याख्यान के आधार पर ये सारे मतलब 4 के 4 भाग आप आसानी से समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहते हैं तो। और केवल औपचारिकता वाहवाही तो फिर बात अलग हो जाती है। जैसा कि मैं ज़्यादातर चैनल्स के अंतर्गत देखता हूँ, उसके अंतर्गत जैसा भी जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए, अरस्तु कह रहे हैं कि शिक्षा के बिना, एजुकेशन के बिना, शिक्षा के बिना सुखी और सदाचारी जीवन असंभव है। कितनी महत्वपूर्ण बात की। अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा के बिना सुखी और सदाचारी जीवन असंभव है। शिक्षा सुख या अच्छे जीवन की शर्त है। शिक्षा सुख या अच्छे जीवन की शर्त है। अच्छे जीवन, गुड लाइफ, सदजीवन, सदजीवन, अच्छा जीवन, गुड लाइफ। शिक्षा सुख या अच्छे जीवन की शर्त है और सदाचार की प्राप्ति का साधन है। मतलब जो शिक्षा है वो सदाचार की प्राप्ति का साधन है। तो इसके अंतर्गत सारी बात आ गई कि शिक्षा के बिना सुखी और सदाचारी जीवन असंभव है। आपको सुखी जीवन जीना है, सदाचारी जीवन जीना है, तो इसके लिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। तो आप शिक्षा का वास्तव में महत्व क्या है, अरस्तु ने अपने शब्दों में बहुत अच्छा बता दिया है। इससे अच्छा और क्या कहा जा सकता है, इसमें सब कुछ आ जाता है। अरे भाई, मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं, भले समाजशास्त्र हो, भले राजनीति विज्ञान हो, और जितने भी भौतिक विज्ञान हैं बेटा, इन सब का एक ही तो उद्देश्य है, क्या? अच्छे जीवन की प्राप्ति। भाई, अरस्तु ने तो उन सबको समेटते हुए कह दिया है कि शिक्षा के बिना अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता, शिक्षा के बिना सदाचारी जीवन नहीं जिया जा सकता। शिक्षा का कितना महत्व है ये अरस्तु ने प्रारंभ में स्पष्ट कर दिया है। नेक्स्ट बात हम लेंगे, अरस्तु ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स की 7वीं और 8वीं पुस्तक के अंतर्गत शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया है। कौन सी? अपनी रचना, अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की 7वीं और 8वीं पुस्तक के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद हम इसका पहला भाग लेते हैं। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है आखिर? तो शिक्षा के उद्देश्य की बात आती है तो जो है अरस्तु ने 4 उद्देश्य बताए शिक्षा के। पहला है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। मतलब व्यक्ति का शारीरिक, व्यक्ति का मानसिक, व्यक्ति का चारित्रिक विकास होता है। शिक्षा से सर्वांगीण विकास होता है। केवल यही नहीं है कि आप किताबों का अध्ययन कर लें और उसके बाद में आप केवल अपने मानसिक विकास को तो कर लें, लेकिन अन्य विकास नहीं होती, गलत है। शिक्षा से एक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। शिक्षा से व्यक्ति की व्यक्तित्व का सर्वांगीण संपूर्ण विकास होता है। शिक्षा से आधा अधूरा विकास नहीं होता है। शिक्षा से व्यक्ति की व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी का संपूर्ण विकास होता है और वही शिक्षा एक सच्ची शिक्षा है जिससे व्यक्ति की व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। दूसरा उद्देश्य है शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य। अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा के माध्यम से लोगों को अपनी शासन व्यवस्था के अनुरूप, अपने संविधान के अनुरूप, अपने कानून के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा सकता है। जब संविधान के अनुरूप लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा तो संविधान के आधार पर जिन कानूनों का निर्माण किया जाएगा उन कानूनों का पालन जनता ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा से करेगी। ये शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य है।
तीसरा है शिक्षा का नैतिक उद्देश्य। यस, शिक्षा का नैतिक उद्देश्य ये है, क्या अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अंतर्गत नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। नैतिक गुणों के आधार पर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है, चारित्रिक दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आज हम देखें तो शिक्षा में यही तो कमी है। बच्चों को हम शिक्षा तो दे रहे हैं, किताबी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन चरित्र की दृष्टि से हम देखते हैं तो विद्यार्थियों का उस रूप में विकास नहीं हो रहा है जिस रूप में विकास होना चाहिए। संकेत पर्याप्त है। चौथा उद्देश्य है कला का विकास। यस, अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से कला का विकास होता है। और कला का विकास कैसे होगा? क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि बच्चों को संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी। क्या? बच्चों को संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी। संगीत के माध्यम से बच्चों का मस्तिष्क स्वस्थ होगा, व्यायाम के माध्यम से बच्चों का शरीर जो है स्वस्थ होगा। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि शिक्षा के माध्यम से कला का विकास हो सकता है। तो अरस्तु ने शिक्षा के 4 उद्देश्य बताए हैं। मैंने संक्षेप में ये आपको बता दिया है, ज़्यादा लंबी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये स्वयं में ही स्पष्ट है चारों बिंदु। अब इन 4 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक विद्वान है, बेटा समझे, एक विद्वान है सिनक्लेयर, आधा नय आधा कह है, सिनक्लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसमें उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य की सारी बातें आ जाती हैं कि अरस्तु के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सिनक्लेयर ने अपने शब्दों में शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया है। क्या कहते हैं सिनक्लेयर? अरस्तु की शिक्षा का उद्देश्य, बेटा समझे, अरस्तु की शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण रूप से, सर्वांगीण, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सब कुछ उद्देश्य सर्वांगीण रूप से ऐसे अच्छे मानव का निर्माण करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे अच्छे मानव का निर्माण करना है जो कार्य कुशल, गुण संपन्न, विनम्र, उदार, सहृदय, साहसी, न्यायप्रिय और आत्म संयमी हो। मतलब शिक्षा के द्वारा एक ऐसे मानव का निर्माण किया जाता है। क्या? शिक्षा ऐसे मानव का निर्माण करता है। शिक्षा के द्वारा ऐसे मानव का निर्माण करना है जो कार्य कुशल मानव हो, गुण संपन्न हो, विनम्र हो, उदार हो, सहृदय हो, साहसी हो, न्यायप्रिय हो, आत्मसंयमी हो। अब जरा समझें, आज भी तो शिक्षा दी जाती है, लेकिन क्या आज शिक्षा के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों में ये गुण पैदा किए जाते हैं? क्या हमारे विद्यार्थी पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में इन गुणों को स्वीकार करता है, इन गुणों को धारण कर लेता है, इन गुणों में परिपक्व होता है? नहीं। इसका मतलब हमारी शिक्षा योजना वास्तव में शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों के अनुरूप नहीं दी जाती है। इसलिए आज के विद्यार्थियों में इन गुणों का अभाव पाया जाता है। बस संकेत पर्याप्त है। आप किसी भी विचारक विशेष के सिद्धांत को समझते हैं तो उसके माध्यम से आधुनिक समय में अगर आप शिक्षा संबंधी सिद्धांत समझते तो शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा योजना में क्या कमी है उनको दूर करने का प्रयास करें। हमारे शिक्षा शास्त्री, हमारे शिक्षा मंत्रियों को ध्यान देना चाहिए है। तो निश्चित रूप में इन सिद्धांतों का अध्ययन करने के फायदा है कि वर्तमान समय में जो कमियां उनको दूर किया जाए इन सिद्धांतों के माध्यम से। तो हमें भी ये देखना है कि हम वास्तविक रूप में शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के इन उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। तो पाएंगे आज हम इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। अब लेते हैं हम अरस्तु के अनुसार शिक्षा के कार्य। अरस्तु ने शिक्षा के कार्यों को 5 बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया है। पहला है सद्जीवन की प्राप्ति में सहायता। यस, अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा का जो पहला कार्य है सद्जीवन की प्राप्ति में सहायक। सद्जीवन, अच्छा जीवन, गुड लाइफ, श्रेष्ठ जीवन, सद्जीवन की प्राप्ति में शिक्षा सहायक होता है। क्यों? जैसा कि एक विद्वान है आर के मिश्रा ने कहा है कि शिक्षा के बिना सुखी और सदाचारी जीवन असंभव है। क्या? शिक्षा के बिना सुखी और सदाचारी जीवन
असंभव है। ये आर के मिश्रा ने वही बात कह दी है जो बात स्वयं अरस्तु ने कही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, अच्छे जीवन की प्राप्ति करनी है, तो बिना शिक्षा के अच्छा जीवन प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बिना शिक्षा के अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता है। ये जो अच्छा जीवन है या सद्जीवन की जो प्राप्ति है, इस अच्छे जीवन की प्राप्ति में शिक्षा ही जो है सहायता करती है, पहला कार्य। दूसरा है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य। यस, अरस्तु ने शिक्षा के कार्य का दूसरा जो कार्य बताया वो बताया मानव आवश्यकता की पूर्ति का कार्य। मतलब मानव की आवश्यकता की पूर्ति का कार्य शिक्षा के द्वारा किया जाता है। अरस्तु ने कहा है कि मानव की 3 आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। चिंतनात्मक आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में संगति क्रिया, इसकी विवेक है। मतलब 3 आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहली जो क्रिया है वो चिंतनात्मक है, चिंतन करना। तो चिंतनात्मक जो क्रिया है इसकी संगति क्रिया इन्होंने बताया है विवेक। मतलब चिंतनात्मक जो ये क्रिया है, चिंतनात्मक जो क्रिया, चिंतन की जो क्रिया है, इसकी जो संगति बताई है, संगति क्रिया बताई है, वो अरस्तु ने विवेक बताया है, बुद्धि बताया है। दूसरा है क्रियात्मक। क्या? क्रियात्मक क्रियाएं। क्रियात्मक क्रियाओं की संगति क्रिया नैतिकता है। और परिचर्यात्मक, ये थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। परिचर्यात्मक क्या? परिचयात्मक, फिर से बोल रहा हूँ, परिचर्यात्मक जो क्रिया है इसकी जो या परिचर्यात्मक भाग की संगति क्रिया आत्म संयम है। मतलब 3 प्रकार की क्रियाएं बताई हैं, चिंतनात्मक, क्रियात्मक, परिचर्यात्मक। चिंतनात्मक भाग भी कह सकते हैं। चिंतनात्मक भाग की जो संगति क्रिया है वो विवेक है। क्रियात्मक भाग की जो संगति क्रिया है वो नैतिकता है। और परिचर्यात्मक भाग की जो संगति क्रिया है वो आत्म संयम है। तो यहाँ पर अरस्तु का कहना है कि धीरे धीरे हमें विवेक की तरफ बढ़ना है, और विवेक की तरफ बढ़ाने का जो कार्य किया जाता है वो शिक्षा के द्वारा किया जाता है। तीसरा है अच्छे नागरिकों का निर्माण। अरे भाई, वास्तव में यदि देखा जाए तो अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है तो अच्छे नागरिकों का निर्माण बिना शिक्षा के हो ही नहीं सकता, असंभव है। जैसे कि अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में पशुत्व, वासना और विवेक, ये तीनों तत्व होते हैं। और इसमें जो शिक्षा होती है, शिक्षा जो है धीरे धीरे पशुत्व से, वासना और वासना से विवेक की तरफ जो है व्यक्ति को बढ़ाती है। और जैसा कि स्वयं अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति जब कानून और न्याय के बिना जीवन जीता है तो वह एक खतरनाक पशु बन जाता है। चौथा है राज्य के मूल सिद्धांतों का परिवर्तन। जरा ध्यान दीजिएगा, राज्य के मूल सिद्धांतों का परिवर्तन। वास्तविक रूप में देखा जाए तो शिक्षा का ये चौथा कार्य है कि राज्य के मूल सिद्धांतों का परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से होता है, और शिक्षा के द्वारा ही राज्य के मूल सिद्धांतों के अनुरूप जनमत तैयार किया जाता है। मतलब राज्य के मूल सिद्धांतों के अनुरूप जनता को तैयार करना, जनमत तैयार करना, जनता को जागरूक करना, वो शिक्षा का कार्य है। और कानून और आदेशों के प्रति लोगों में श्रद्धा पैदा करना, ये भी शिक्षा का कार्य है। मतलब कानून और आदेशों के प्रति लोगों में श्रद्धा पैदा करती है कौन? शिक्षा। 5वां कार्य है सामाजिक गुणों का विकास। अरस्तु ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गुणों का भी विकास किया जाता है। सामाजिक गुणों का विकास करना यह भी शिक्षा का कार्य है। सामाजिक गुणों के अंतर्गत सहयोग, सामंजस्य, सहिष्णुता आदि गुणों का विकास शिक्षा करती है। तो मैंने संक्षेप में बताया, सहयोग, सामंजस्य, सहिष्णुता आदि गुणों का विकास करती है कौन? शिक्षा। 2 पार्ट कंप्लीट। तीसरा पार्ट लेंगे अरस्तु की शिक्षा योजना। बेटा, अरस्तु की शिक्षा योजना को हम स्पष्ट करें, इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि अरस्तु की जो शिक्षा योजना है वह 3 सप्तवर्षीय योजना है। मतलब 7 वर्ष के 3 सोपान हैं। क्या? 3 सोपान है। जैसे मैंने यहाँ नोट किया है, अरस्तु ने अपनी शिक्षा योजना के 3 सोपान बताए हैं।
प्रथम सोपान में जन्म से 7 वर्ष तक शिक्षा दी जाएगी, दूसरे सोपान में जो है 7 से 14 और तीसरे सोपान में 14 से 21 वर्ष तक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है बेटा, तीनों सोपानों को हम अलग अलग समझते हैं। प्रथम सोपान, शिक्षा का प्रथम सोपान, अरे 3 सोपान हो गए, मतलब 3 सप्तवर्षीय योजना है। 3 योजनाएं हैं, प्रत्येक में 7 वर्ष की शिक्षा की योजना प्रस्तुत की है इन्होंने। प्रथम है शिक्षा का प्रथम सोपान। शिक्षा का जो प्रथम सोपान है, इसके अंतर्गत अरस्तु ने कहा है कि ये जो शिक्षा है वो घर पर दी जाएगी और जन्म से 7 वर्ष तक ये शिक्षा दी जाएगी। और जो ये प्रथम सोपान की शिक्षा है, अरस्तु ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। अब जरा समझेंगे, 3 भागों में इसको विभाजित कर दिया है। प्रथम सप्तवर्षीय योजना को 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भाग कौन से? पहला है शैशवावस्था। शैशवावस्था के अंतर्गत अरस्तु ने कहा है कि शैशवावस्था में क्या करना है, बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इस रूप में जो है मतलब उसको दूध पिलाना है जिससे कि उसका शारीरिक विकास अच्छे रूप में हो सके। अरस्तु कहते हैं कि बच्चे को शैशवावस्था में दूध पिलाना है, शराब नहीं, शराब से दूर रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि शराब, मतलब उसको गंदे खान पान से दूर रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाया जाए। और शैशवावस्था के बाद में 5 वर्ष तक शिक्षा दी जाएगी। शैशवावस्था के बाद में 5 वर्ष तक शिक्षा, ये तो जन्म से 4 वर्ष तक होगी, 4 वर्ष तक होगी। उसके बाद में 5 वर्ष तक शिक्षा दी जाएगी। इसमें बच्चे के शारीरिक विकास के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। क्या? बच्चे के शारीरिक विकास के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। शारीरिक, मैंने लिखा भी है यहाँ, शारीरिक विकास में ध्यान दिया जाएगा। शारीरिक विकास का मतलब ये है कि बच्चे को मनोरंजन करने दिया जाएगा। बच्चा जिस रूप में खेल रहा है उसको खेलने दिया जाए, उसके ऊपर प्रतिबंध ना लगाया जाए। उछल कूद कर रहा है, उछल कूद करने दो। उसके ऊपर भारी भरकम किताबों का वजन ना डाला जाए, उछल कूद करने दो, खेलने दो, उसका शारीरिक विकास होने दो। अब जरा देखिएगा, ये यहाँ जो अरस्तु हैं भले ही अप्रत्यक्ष रूप में ही हैं, लेकिन प्लेटो से प्रभावित हो रहे हैं। तीसरा ग है, ये 5 से 7 वर्ष तक है। 5 से 7 वर्ष तक यहाँ पर बच्चों को जो है अश्लील चलचित्र साहित्य से अलग रखा जाएगा। और अश्लील चलचित्र साहित्य से प्लेटो ने ही बच्चों को दूर रखने के लिए बोला है। इसका मतलब प्लेटो के विचार का प्रभाव अरस्तु पर पड़ेगा, क्यों नहीं भाई? अरस्तु हैं तो प्लेटो के शिष्य, 20 वर्षों तक उसके चरणों में अध्ययन किया, तो डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा। दूसरा सोपान, शिक्षा का दूसरा सोपान। बेटा, शिक्षा का जो दूसरा सोपान है ये 7 से 14 वर्ष है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जन्म से 7 वर्ष तक 8 से 14, और उसके बाद 15 से 21, ऐसे भी बोल सकते हैं। बाकी ये ठीक रहेगा, जन्म से 7 से 14, 14 से 21। दूसरा सोपान क्या है? इसमें क्या होगा, शारीरिक विकास के ऊपर तो बल दिया जाएगा, लेकिन शारीरिक विकास के साथ साथ पढ़ाई लिखाई और चित्रकला के ऊपर बल दिया जाएगा। और इस अवस्था में, मतलब दूसरे सोपान में, शिक्षा राज्य के नियंत्रण में दी जानी चाहिए। इसमें जो शिक्षा दी जाएगी वो राज्य के नियंत्रण में दी जाएगी। राज्य जो है अपने अनुरूप बच्चों को शिक्षा देगा। और तीसरा जो सोपान है, अब ये तो क्लियर होगा कि शिक्षा का दूसरा सोपान कब से कब तक है। यस बेटा, 7 से 14। शिक्षा का दूसरा सोपान क्लियर। शिक्षा का तीसरा सोपान, तीसरे सोपान के अंतर्गत अरस्तु ने कहा है कि इसके अंतर्गत शिक्षा सरकार के स्वरूप के अनुरूप दी जानी चाहिए। सरकार के स्वरूप के अनुरूप, शासन प्रणाली के स्वरूप के अनुरूप, संविधान के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसमें 14 से 17 वर्ष तक मस्तिष्क का विकास हो, इसके ऊपर इन्होंने बल दिया है। और मस्तिष्क के विकास के लिए अरस्तु ने कहा है कि संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए। संगीत के ऊपर प्लेटो ने बल दिया है कि नहीं?
संगीत और व्यायाम की शिक्षा की बात प्लेटो ने की, और मैं भी कहूँगा ये बात। तो बेटा संगीत और व्यायाम की शिक्षा तो दी ही जानी चाहिए विद्यार्थियों की। क्यों? क्योंकि संगीत से मस्तिष्क स्वस्थ होता है और व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है। और जब मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ होगा फिर और चाहिए क्या? अच्छा शरीर हो, अच्छा मन मस्तिष्क हो। जैसे कि प्लेटो ने कहा है कि मेरे राज्य में मुझे कानूनों की औषधालयों की इसी के साथ में थानों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस प्लेटो कहते हैं मेरे राज्य में ना तो अपराध होंगे, मेरे राज्य में ना कोई बीमार होगा। अपराध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि संगीत की शिक्षा दी जाएगी, संगीत लोगों के मस्तिष्क को स्वस्थ करेगा। इसके साथ में जो है व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी, व्यायाम की शिक्षा शरीर बलिष्ठ होगा, बीमार नहीं होंगे तो औषधालयों की जरूरत नहीं होगी। अब यही जो संगीत और व्यायाम की है बात है, अरस्तु ने भी की है। तो 14-17 वर्ष तक मस्तिष्क का विकास किया जाएगा, मस्तिष्क के विकास के ऊपर बल दिया जाएगा। मस्तिष्क के विकास के अंतर्गत यहाँ लिखाई पढ़ाई मतलब गणित वगैरह सबकी शिक्षा दी जाएगी, लेकिन इसके साथ में ही संगीत की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद में 18 से 21 वर्ष तक शारीरिक विकास के ऊपर बल दिया जाएगा। शारीरिक विकास के लिए अरस्तु ने कहा है कि व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी, व्यायाम के प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे कि वो बलिष्ठ शरीर के हो सकें। और कहने का जो मूल भावार्थ ये है कि वास्तव में अरस्तु ने अपने शिक्षा के जो 3 सोपान बताई, इस 7-7 वर्ष के बताएं, बस इतना इसमें ध्यान रखना पर्याप्त है, यही पर्याप्त रहेगा। बाकी तो इसको अगर डीपली हम जाते हैं तो एक लेक्चर में हम केवल ये अरस्तु की शिक्षा योजना को ही 1 घंटे तक समझा सकते हैं। 1 घंटे में भी पूरा नहीं होगा, लेकिन मैंने संकेत दे दिया है, आप स्वयं इसको समझ सकते हैं। बेटा इसके बाद में इसका चौथा पार्ट जो लेंगे हम, इसमें शिक्षा सिद्धांत की विशेषताओं को लेंगे। शिक्षा सिद्धांत की विशेषताओं की बात आती है तो शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं कहीं बाहर से नहीं निकालनी हमें। शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं हमने पीछे जो ये 1, 2, 3 भाग में जो कुछ समझा है उसके आधार पर इसकी विशेषताएं निकलेंगी। भाई आप किसी भी अवधारणा का जब अध्ययन करते हैं तो उसका अर्थ समझ जाइएगा, उसके बाद में उसके आधार पर इसकी विशेषताएं बनती हैं, जैसा कि आप विशेषताएं निकालना सीखेंगे। शिक्षा सिद्धांत की विशेषताओं में पहली विशेषता है शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण। तो राज्य का पूर्ण नियंत्रण की बात की जा रही है यहाँ पर, मैंने यहाँ नोट भी किया है। तीसरे सोपान में सरकार के स्वरूप के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी, सरकार के स्वरूप के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। और इधर होगा राज्य के नियंत्रण में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो डेफिनेटली पहली विशेषता निकलती है कि शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, मतलब शिक्षा के ऊपर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। और लोगों को जो शिक्षा दी जाएगी वो अपने जो है सरकार के स्वरूप है, संविधान है, उसके अनुरूप शिक्षा दी जाएगी। राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, राज्य जैसा चाहेगा उस रूप में शिक्षा की व्यवस्था करें, अपना पाठ्यक्रम रखे। दूसरा है शिक्षा राज्य का दायित्व। अरस्तु ने कहा कि जो शिक्षा वो राज्य का दायित्व है, शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित करना, शिक्षा की अवस्था निर्धारित करना, किस अवस्था में किस उम्र में कौन सी शिक्षा दी जाएगी, तो ये निश्चित करना जो है राज्य का दायित्व है। और तीसरा है व्यावसायिक प्रशिक्षण का विरोध। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया यहाँ कि वास्तविक रूप में जो राज्य के नागरिक होते हैं, नागरिकों में जो राज्य के नागरिक होते हैं, नागरिक कौन होते हैं? जो न्याय प्रशासन में, राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अरस्तु के अनुसार केवल वो नागरिक हैं। अब जो नागरिक हैं उन नागरिकों को किसी भी रूप में व्यापार उद्योग धंधे नहीं करने हैं, इसलिए नागरिकों के अंतर्गत या नागरिकों में व्यावसायिक प्रशिक्षण का इन्होंने विरोध किया है कि नागरिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण ना दिया जाए, बल्कि अन्य लोगों को व्यवसाय उद्योग धंधों से संबंधित काम करना चाहिए। राज्य के जो नागरिक हैं वो व्यवसाय ना करें, उद्योग धंधे ना करें। फिर कह रहा हूँ, अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन? अरस्तु के अनुसार नागरिक केवल वो हैं जो न्याय प्रशासन में, राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और अरस्तु ने कहा है कि जो न्याय प्रशासन में, राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं उनको जो है व्यवसाय का प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए, उनको व्यवसाय से दूर रखा जाना चाहिए। आज आप देख सकते हैं कि जो राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं वो तो 1 नंबर के व्यापारी लोग बन जाते हैं, राजनीति में भी चल रहे हैं, उधर अपने जो है उद्योग धंधे भी चला रहे हैं,
विद्यालय महाविद्यालय भी चल रहे हैं, तो ये बस संकेत बहुत है। बाकी ऐसा अरस्तु ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा है शिक्षा के मूलभूत विषयों पर बल। डेफिनेटली शिक्षा के जो मूलभूत विषय हैं उनके ऊपर अरस्तु ने बल दिया है। और शिक्षा के मूलभूत जो विषय हैं, जैसे अरस्तु ने शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक विकास के लिए जिस जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसके अनुरूप पाठ्यक्रम में वो बातें पढ़ाने के लिए इन्होंने कहा है। पांचवा है संगीत पर विशेष जोर। यस, अरस्तु ने संगीत के ऊपर विशेष जोर दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 14 से 17 वर्ष तक बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो, उसके विवेक का विकास हो, इसके लिए अरस्तु ने संगीत के ऊपर विशेष बल दिया है, विशेष जोर दिया है। संगीत में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, इसका भी अरस्तु ने प्लेटो की तरह ध्यान रखा है। और अंतिम छठा है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। यस, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार का मतलब ये है कि अरस्तु ने यहाँ इन 3 सोपानों के अंतर्गत ये ध्यान रखा है कि किस उम्र में, किस अवस्था में बच्चे को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या शिक्षा दी जानी चाहिए। तो कहने का मतलब ये, शिक्षा योजना प्रस्तुत करते समय अरस्तु ने मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखा है। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार का मतलब ये है कि उम्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से बच्चे को शिक्षा देने की बात कही है। जैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शैशव अवस्था के अंतर्गत बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाया जाना चाहिए। 5 वर्ष तक के बच्चे को शारीरिक विकास के ऊपर बल दिया जाए, मतलब उसको उछल कूद करने दिया जाए, खेलने दिया जाए। फिर 5 से 7 वर्ष तक उसको अश्लीलता से दूर रखा जाए, क्योंकि बच्चे के मानस पटल पर ये चीज़ें बहुत जल्दी जो है यहाँ पर स्थायित्व को प्राप्त कर ले, मस्तिष्क में स्थायित्व को प्राप्त कर लेती हैं। तो बच्चे को अश्लीलता से दूर रखना चाहिए, क्योंकि आगे आगे बच्चा ये काम फिर करने वाला है, इसलिए इसे दूर रखा जाना चाहिए। तो अवस्था के हिसाब से, उम्र के हिसाब से शिक्षा दी जा रही है। फिर शिक्षा जनक दूसरा सोपान है, इसके अंतर्गत जो है 7 से 14 वर्ष तक बच्चों की उम्र होती है, इसमें क्या कुछ पढ़ाया जाना चाहिए ये बताया है। उसके बाद शिक्षा का तीसरा सोपान है, इसमें जो 14 से 21, तो 14 से 21 वर्ष की उम्र तक बच्चों को क्या कुछ पढ़ाया जाना चाहिए, इसकी बात की। जैसे इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि लिखाई, पढ़ाई, चित्रकला इत्यादि के ऊपर विशेष बल दिया जाना चाहिए। पढ़ाई, लिखाई, चित्रकला की शिक्षा यहाँ भी दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जैसे गणित वगैरह इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो मतलब संकेत यहाँ ये है कि उम्र के हिसाब से बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, इसका जो है अरस्तु ने ध्यान रखा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अरस्तु की शिक्षा सिद्धांत की जो छठी विशेषता है वो है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। मतलब बच्चों को किस उम्र में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, किस उम्र में क्या शिक्षा दी जानी चाहिए, तो उम्र का अरस्तु ने विशेष ध्यान रखा है। ये अरस्तु की शिक्षा सिद्धांत की 6 विशेषताएं होगी। इन 6 विशेषताओं के आधार पर आप अरस्तु की शिक्षा सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो मैंने अरस्तु की शिक्षा सिद्धांत की 4 बातें आज आपको बता दी हैं, 4 भागों के आधार पर। अब अरस्तु की शिक्षा सिद्धांत के अंदर कमियां भी तो हैं भाई। कोई भी सिद्धांत, तो कोई भी व्यक्ति हो, सर्वगुण संपन्न तो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई कमी तो मिलेगी ही मिलेगी। तो अरस्तु की शिक्षा सिद्धांत में भी कमी है, इसलिए अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना से संबंधित होगा। यस बेटा, मुझे विश्वास है आज की ये 4 बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। 4 बातों का मतलब अरस्तु के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, अरस्तु के अनुसार शिक्षा के कार्य, अरस्तु की शिक्षा योजना और अरस्तु की शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। ये 4 बातें मैंने बताई, तो 4 बातें आप अच्छे से समझ गए होंगी। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।